गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यानी हमारी जो कक्षा 9 का जो अपना चैप्टर चल रहा है यानी वन्य जीव और उपनिवेशवाद, इसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार से यानी वनों का विनाश किया गया और वनों का विनाश क्यों, उसमें यानी एक हमारा तीसरा जो पॉइंट है यानी वनों का विनाश यानी बागानों के लिए भी वनों का विनाश किया गया। बागान यानी चाय के बागान या फिर रबड़ के बागान, यानी उन बागानों के लिए यानी उन वनों को साफ करके ही वहां पर यानी बागानी खेती की गई। तो इसके लिए भी वनों का विनाश किया गया। यानी यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, यानी ध्यान देना, चाय, कॉफी और रबड़, यानी आपका चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। यानी एक बहुत बड़ा भारी हिस्सा क्या कर दिया गया, इसके लिए साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत ही सस्ती दरों पर यूरोपीय जो बागान मालिक थे, यानी यूरोप के जो बागान मालिक हैं, उनको सौंप दिया। यानी औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में यानी अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके विशाल हिस्सों को यानी उसके बड़े बड़े हिस्सों को बहुत ही सस्ती दर पर यानी बहुत ही कम कीमत पर किसको दे दिया, यूरोपीय बागानों को यानी बागान मालिकों को। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को क्या किया गया, साफ कर दिया गया और वहां पर चाय और कॉफी की खेती की जाने लगी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से वनों का विनाश किया गया, यानी स्लीपर के लिए, दूसरा हमने पढ़ा बागान के लिए। इसके पहले हमने और भी कारण पढ़ लिए थे। अब अगर बात करें तो यानी देखो ये एक चाय का है, देखो प्लेजर ब्रांड चाय, देखो एक बहुत बड़ी उस समय चाय यानी कौन सी है, प्लेजर। जैसे आजकल तो चाय के बहुत से ब्रांड आ रहे हैं, जैसे ताजमहल है, अपने अपने नाम से यानी चाय बन रही हैं। आसाम की प्रसिद्ध चाय बोलते हैं, ये इसकी लाल घोड़ा, काला घोड़ा चाय, ये वगैरह, यानी इतने ब्रांड आ रहे हैं। लेकिन उस समय एक ये ब्रांड बहुत प्रसिद्ध था चाय का, कौन सा, प्लेजर। देखो प्लेजर ब्रांड चाय। ओके, अब अपना जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है ये वाली है कि व्यावसायिक वानिकी। देखो ध्यान देना, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, यानी वो तो था कि हम जो ये लेसन पढ़े वन्य जीव और उपनिवेशवाद, तो उसी में यानी व्यावसायिक वानिकी। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो वनों का विनाश क्यों किया गया, किसके लिए किया गया, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज जो अपनी जो नई टॉपिक है वो है कि आपका यानी व्यावसायिक वानिकी, यानी व्यवसाय करने के उद्देश्य से वानिकी की शुरुआत। ध्यान देनी है, पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की जो पटरियां बिछाने के लिए, कहने का मतलब जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। अंग्रेजों ने इस बात की चिंता भी थी क्या, कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों के द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट भी हो जाएंगे। समझ गए, जंगल क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने यानी डायट्रिच बेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को, देखो ध्यान देना कौन है, यानी डायट्रिच बेंडिस नामक एक यानी बहुत बड़ा जर्मनी का विशेषज्ञ है वो, ठीक है, उसको इस विषय पर यानी सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया गया। सलाह मशवरा क्या, कि अंग्रेजों को किस बात की चिंता थी, अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि अगर स्थानीय लोग क्या करते हैं, जंगलों का उपयोग करते हैं, नहीं करते, उनसे लोगों की आजीविका चलती है। अगर ये जंगल इस तरह से यानी इन जंगलों का उपयोग व व्यापारियों के द्वारा पेड़ों की अंधाधुंधी कुटाई हो जाएगी, यानी बिल्कुल व्यापारी तो उनको ठेका दे दिया गया था, वो तो अंधाधुंध यानी नहीं छोड़े थे, कोई भी हरा पेड़ है चाहे सूखा पेड़ है, सबको अंधाधुंध क्या करे थे, कटाई से जंगल भी नष्ट हो जाएंगे, वन्य जीव नष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये भी उनको एक चिंता थी। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने एक जर्मन विशेषज्ञ जिसका नाम है डायट्रिच बेंडिस, उसको इस सलाह के लिए बुलाया और उस देश का पहला यानी वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसको किया गया, यानी पहला वन महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया, यानी डायट्रिच बेंडिस।
ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम होना चाहिए, व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। देखो इस बीच कहाँ निकल जाएगा, कहने का मतलब कि उसने मैं कि लोगों को संरक्षण विज्ञान, कौन सा, यानी संरक्षण विज्ञान की शिक्षा उनसे प्रशिक्षित करना होगा, ठीक है, और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। किसकी? कानून की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे कि वन संपदा के उपयोग संबंधी जितने भी जो नियम है उसके बनाने पड़ेंगे नियम। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराना जैसी यानी गतिविधियों पर पाबंदी कर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। अगर मान लीजिए, कहने का मतलब पेड़ों की अगर हम कटाई करेंगे अंधाधुंध और पशुओं को चराएंगे तो यानी वनों का तो विनाश होगा ही। तो कहने का मतलब उसने कहा कि इन पर क्या रहना चाहिए, पूरा का पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए, यानी आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करने पर, अवमानना का मतलब अगर इस सिस्टम को जो नहीं मानते हैं तो अवमानना करने के पेड़ काटने वाले, यानी जो पेड़ काटने वाले क्या हैं, यानी देखो इस चित्र में दिखा रखा है कि पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनाना होगा, यानी उसको दंड देना होगा। इस तरह यानी ब्रेंडिस ने 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की, यानी 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना, यानी भारतीय अगर वन सेवा की स्थापना कब की गई, 1864 में। और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। यानी भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, 1865 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की, देखो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई है 1906 में। इसकी स्थापना 1906 में देहरादून में ही की गई है। अब उसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है, ठीक है। यानी 1906 में देहरादून में एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक वानिकी, यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। क्या कहते हैं, यानी जिस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, कहाँ पर, इस इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उसको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक वानिकी। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो यानी अब अगर वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। किसके नाम से, वैज्ञानिक वानिकी के नाम पे विविध प्रकार के जो प्रजाति वाले प्राकृतिक जो वन थे उनको काटा गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति, इनकी जगह क्या किया गया, उनकी जगह एक सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़, समझ गए, एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने और क्या किया, जंगलों का सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप और जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने ये भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में ये क्षेत्र पुनः कटाई करने के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम लागू हो गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहला 1878 में और फिर 1927 में। इसमें 2 बार क्या अमेंडमेंट हुआ इस वन अधिनियम में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। जंगलों को कितने श्रेणी बांटा गया, यानी 3 श्रेणियों में बांटा गया। अब वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है देखा, यानी एक है आरक्षित, एक कौन सी है, यानी आरक्षित, दूसरी है सुरक्षित और तीसरी है ग्रामीण। कौन से अधिनियम के तहत, 1878 वाले अधिनियम के तहत, समझ गए, यानी आरक्षित, आरक्षित वन, इसके अलावा सुरक्षित वन, इसके अलावा
ग्रामीण वन। 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। तो ठीक है, अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। जो अच्छे अच्छे जंगल थे उनको क्या कहा गया? आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। इसमें यानी कटाई भी प्रतिबंधित थी और चरावा, यानी आप न तो पशुओं को चरा सकते हैं और न ही किसी प्रकार की आप कटाई कर सकते हो, पेड़ों की कटाई कर सकते हो। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो कहने का मतलब कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। ध्यान देना कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, तो एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में आप अपने जो वन के जो वनपाल होते हैं और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों, यानी अपनी अपनी जो अलग अलग उसकी जो जरूरतें होती थी, ठीक है, ठीक है, जैसे ईंधन, ध्यान देना कि ईंधन है, चारा है, पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वहीं वन विभाग क्या चाहता था कि वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ियां मुहैया करा सकें। ऐसी लकड़ियां जो क्या हो, सख्त हो। ऐसी लकड़ियां क्या होनी चाहिए? सख्त होनी चाहिए, एकदम कठोर, ठीक है, और लंबी और सीधी हो। इसलिए उन्होंने कौन सी प्रजाति को? सोगान, सागौन का, मैं समझ रहे हो, सागवान जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, उसका देखो नाम बदल दिया हमने, सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी किस्में काट डाली गई। अब ध्यान देना कि ग्रामीण तो कैसे चाहते थे? ग्रामीण तो ऐसे चाहते थे उनको ईंधन मिले, यानी उनसे ईंधन मिले, चारा मिले और क्या मिले, यानी पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजाति। ठीक है, ये देखो एक है जंगलों में, जंगलों से महुआ बीनना। देखो क्या है, ये दिखाया गया। देखो जंगलों में देखो ये आदिवासी जो लेडीज हैं दिख रही हैं, ये क्या कर रही हैं? जंगलों से, यानी गांव वाले उजाला होने के पहले ही उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते हैं। महुआ है और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? यानी महुआ के पेड़ क्या है? बहुत ही बेशकीमती हैं, बहुत ज़्यादा कीमत होती है इनकी, ठीक है, और महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं, ठीक है, और क्या करना है? और इनका इस्तेमाल शराब बनाना, ठीक है, शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बीजों से तेल भी बनाया जाता है। अब आप अंदाजा लगा लियो कि महुआ से महुआ कितना उपयोगी है, समझ गए कि महुआ का कितना अधिक उपयोग होता था। तो कहने का मतलब अब गांव वाले यानी ग्रामीण तो क्या चाहते थे कि उनको पशुओं के लिए चारा मिले, उनको ईंधन की लकड़ी मिले, जबकि सरकार क्या चाहती थी? सरकार का मतलब कि जो वन अधिकारी है वो क्या चाहते थे कि वो ऐसी लकड़ी जो यानी सीधी हो, ठीक है, जो यानी इमारती लकड़ी जो सीधी हो, जैसे सागवान, साल आदि की लकड़ी क्या सीधी होती हैं। तो इस प्रकार की यानी लकड़ी चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, व्यापार, ज़्यादा से ज़्यादा स्लीपरों यानी रेलवे के लिए स्लीपरों की जरूरतें सप्लाई पूरी होती रहे, ठीक है। वन्य इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। करते नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक होते हैं, बिल्कुल इनमें बहुत ज़्यादा पोषण होता है। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो, ठीक है, तब यानी लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर फल और कंद से ज़्यादा काम चलाते हैं आदिवासी लोग। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के लिए यानी औजार बनाने में भी किया जाता है। हल जैसी खेती के लिए औजार बनाने में भी इन वनों का उपयोग किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़े यानी बांस की बाड़ बनाई जाती है, बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी या टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। बांस के बहुत से उपयोग होते हैं, टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना, बहुत से आजकल तो किए जाते हैं, ठीक है। सूखे हुए कुम्हड़े, देखो दिखाएं, सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है, बिल्कुल। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दाने दोने बनाए जा सकते हैं। यानी जो हम देखते हैं ना शादियों में
अब तो आजकल तो क्या है, सारा का सारा सामान यानी प्लास्टिक का आने लगा। पहले यानी जो पातल होती थी और दोने होते थे वो इन पेड़ों के बनाए जाते थे, समझ गए। यानी उनसे यानी शादियों में देखते हैं ना, खाओ पियो और फेंको, इनको खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जाती है। सियादी, सियादी क्या होती है बेटा, एक यानी ये एक रस्सी होती है, बेल होती है सियादी, इससे रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर यानी सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है। वहां पर सब्जियां आप छील सकते हो, किस पर, सेमूर यानी सूती वस्त्र यानी सूती रेशम की कांटेदार छाल पर आप सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था। ये देखो वनों के कितने उत्पाद ये दे रखे हैं। अगर हम बात करते हैं तो देखो ये है, देखो सूखे हुए तेंदू पत्ते, ये है तेंदू पत्ते, देखो इसमें ये इनको सुखाने यानी सूखे हुए, समझ गए, यानी सूखते हुए। जंगलों में तेंदू पत्ते का काम ज्यादा किया जाता है, यानी बीड़ी बनाने के लिए जो जर्दा घाला जाता है बीड़ी के अंदर और जो ऊपर लपेटा जाता है जर्दे के ऊपर, वो तेंदू, यानी बीड़ी किससे बनती है, तेंदू के पत्ते से ही बनती है। यानी जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है, समझ गए। प्रत्येक बंडल में लगभग कितने पत्ते होते हैं, 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं, वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठे करते हैं, समझ गए। इनसे इनकी आय भी अधिक होती है, क्योंकि एक व्यक्ति देखो क्या है, 50 पत्ते होते हैं प्रत्येक बंडल में, और एक व्यक्ति 100 बंडल तक यानी क्या कर सकता है, इनको बना सकता है, इकट्ठे कर सकता है। तो ये तो था यानी अपना वनों का जो क्या था लाभ, यानी वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं, यानी एक तरह से वन अधिनियम के चलते देखो, ये देखो चित्र है आपका कि खलियानों से अनाज लाते हुए, देखो अनाज कैसे ला रहे हैं, यहाँ देख लो टोकरियों से ला रहे हैं। किसे ला रहे हैं, टोकरियों से ला रहे हैं। कहने का मतलब कि खलिहानों से पुरुष टोकरियों से अनाज ला रहे हैं, क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं थे। पुरुष अपने कंधों के आर पार एक छड़ी में बंधी टोकरियों को लाते हैं, ठीक है, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रख कर लाती हैं। अब देखो ये अलग लिखा भी रखा है, देखो ये रहा, ठीक है। तो देखो अब वन अधिनियम के चलते, यानी वन अधिनियम बन गया था जिसमें आप यानी वनों से लकड़ी नहीं काट सकते हो। इसके क्या होता कि वन अधिनियम के चलते देश भर के में गांवों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि लोगों का तो ज़्यादातर यानी उनका जो ईंधन था, लोगों को ईंधन ज़्यादा कहाँ से मिलता था, इन जंगलों से ही तो मिलता था। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि जो रोजमर्रा की जो गतिविधियां थी, यानी जिनसे रोज काम चलता था, वो गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते, जो उनसे घूस ऐंठते थे। यानी जब पकड़े जाते तो वन पाल होते थे, उनको घूस देकर छूटे जाते। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी, क्योंकि अब घर में जो खाना बनेगा वो ईंधन के बगैर नहीं बनेगा। आजकल तो ईंधन के लिए बहुत से साधन हैं, ज़्यादातर लोग यानी एलपीजी गैस का यूज, सिलेंडर का यूज करते हैं, लेकिन पहले उस समय कोई सिलेंडर वगैरह नहीं थी, कोई गैस नहीं थी, तो उस समय यानी खाना बनाने के लिए यानी लकड़ी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और लकड़ी कहाँ से मिलती थी, लकड़ी वनों से मिलती थी। तो यानी जो जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से यानी परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। क्या उनको पता है कि लोग बिल्कुल चोरी करेंगे, चोरी करने को पकड़ेंगे तो उनसे घूस लेंगे, तो क्या है, खाने पीने की मांग करने लोगों को यानी तंग करना कि आप अगर पकड़े गए तो मैं खाना खिलाओ, ये खिलाओ वगैरह। मतलब कहने का मतलब कि पुलिस अपना काम इस प्रकार से करती कि लोगों को वो तंग ज्यादा करती थी, और जंगल के चौकीदारों के लिए आम बात हो गई थी। अब है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई, यानी वनों की नियमन, यानी वनों का नियमन किया गया, इनसे खेती कैसे प्रभावित हुई। ध्यान देना कि खेती कैसे प्रभावित होती है कि यूरोपीय उपनिवेश का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घूमन खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। देखो झूम खेती क्या होती है कि वनों को जैसे साफ कर लिया जाता है आदिवासियों के द्वारा, ये वनों को क्या कर लिया जाता है, साफ, एक वन का टुकड़ा
उन साफ करके उसकी राख को उस मिट्टी में मिला दिया जाता है वनों को, उससे यानी जो वनों से जो साफ करते हैं तो वनों को जलाते हैं, जलाने से क्या बनती है, राख बनती है, वो राख उस मिट्टी में मिला देते हैं। फिर वो मिट्टी कम से कम 2 या 3 साल तक वो उर्वरकता उस मिट्टी की बनी रहती है, उसमें क्या करते हैं, यानी वो 2-3 साल तक कृषि करते हैं। फिर जब वो भूमि यानी बंजर बनने लगती है तो उस जगह को छोड़कर फिर एक नई जगह चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, झूमिंग कृषि, समझ गए। और सबसे ज्यादा प्रभाव इस भूमध्य खेती या झूम खेती पर ही पड़ा, समझ गए, यानी वनों के नियम बन जाने से, ठीक है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम है, जैसे देखो दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसको लादिंग के नाम से जानते हैं, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा, क्या नाम है, इसी झूमिंग कृषि का नाम देखो मध्य अमेरिका में क्या है, यानी मिल्पा, क्या नाम बताया, यानी मिल्पा। मध्य अमेरिका में तो इसको कहते हैं मिल्पा, क्या कहते हैं, मिल्पा। अफ्रीका में इसको चितमेन या तावी, व श्रीलंका में चेन्ना, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसको कहते हैं लादिंग, क्या कहते हैं, लादिंग। हिंदुस्तान में घुमंत खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोडू, खदान और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं अलग अलग। यानी हिंदुस्तान में घुमंत खेती के लिए क्या क्या नाम है, धया, पेंदा, बेवर, यानी जो घुमंत खेती करने वालों को क्या बोलते हैं, बेवर, ओके, घुमंत खेती कृषि, झूमिंग कृषि को, नेवड़, झूम, पोंडू, खदान, कुमरी। कुमरी का मतलब कि ये क्या है, झूमिंग कृषि है, यानी स्थानांतरण कृषि, समझ गए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल सकते हो उसको आप। अब देखो ये अलग अलग नाम थे, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम थे। घुमंत कृषि के लिए यानी क्या करने में, देखो इसमें देखो वो दे रखा है कि घुमंत कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है, यानी कुछ भागों क्या करता है, यानी काटा जाता है, उसको बारी बारी से जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते, क्योंकि जो राख होती है वो बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ होती है ना उसमें, यानी उसमें बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए प्रति यानी खाली छोड़ दिया जाता हो, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाएं। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में तो क्या उगाया जाता था, ज्वार, बाजरा, ओके। ब्राजील में क्या उगाया जाता था, कसावा, यानी वहां का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां इसमें उगाई जाती थी। यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका, यानी जो यूरोपीय यानी वन रक्षकों की नजर में जो ये झूमिंग कृषि वाला जो ये तरीका था वो नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर खेती की जा रही है, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं यानी उगाएं, ठीक है। तो कहने का मतलब उनके लिए, अब देखो एक है टोंगिया खेती, एक ऐसी व्यवस्था, देखो टोंगिया खेती क्या होती है, ध्यान देना, टोंगिया खेती, देखो ये इसमें देखो ये टोंगिया खेती करें। टोंगिया खेती में क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी, कि बागानों में आप खेती कर सकते हो, किसमें, टोंगिया खेती में। 1921 में बर्मा के थरावाड़ी डिवीजन से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं, देखो किसान धान बो रहे हैं, समझ गए, बागानों में ही, ठीक है। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते हैं, औरतें प्रत्येक छेद में क्या हो रही हैं, धान बोती है। देखो इसमें पीछे आगे आगे पुरुष हैं, पीछे औरतें हैं। पुरुष क्या करते हैं, यानी इस बांस से, यानी जो क्या लगा है इसका, यानी एक तरह इसका यानी लोहे के छोर वाला लंबा बांस है, इसमें जमीन में क्या करते हैं, थोड़ा खड्डा सा छेद करते हैं, उस छेद में बीज कौन बोती हैं, पीछे पीछे महिलाएं। तो ये यानी इसको क्या करते हैं, टोंगिया खेती। तो अब कहने का मतलब कि अंग्रेजों को, कहने का अंग्रेजी आ गए यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये जो आपका यूरोपीय वन रक्षक है उनकी नजरों में यानी यह तरीका जंगलों के लिए झूमिंग वाला जो तरीका था वो बिल्कुल ही क्या था, उनको लग रहा था कि ये बिल्कुल क्या है, नुकसानदेह था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए जो इमारती लकड़ी है वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते हैं एक तरह से, ठीक है। अब देखो अगर ये ध्यान देना
कि जंगल में पेंदा या पोंदू हिस्सों को जलाना। ठीक है, देखो ये जो चित्र दिखा रखा है कि घुमंत खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? जंगलों को साफ किया जाता है। चट्टानों के ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें यानी जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में बीज बिखेर दिए जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं, और वर्षा से इसके लिए क्या है यानी सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है यानी पेंदू यानी आपका देखो पेंदा या पोंदू हिस्सों को जलाना जंगल के। ठीक है, अब देखो यूरोपीय जो वनपाल थे उनका मानना था कि उनमें इमारती लकड़ी नहीं उग सकती। समझ गए? इस घुमंत कृषि में जहाँ कृषि होती है, साथ ही जंगल जलाते समय बाकी जो जंगल जाते हैं उसके बाकी बेशकीमती जो पेड़ होते हैं उनको भी यानी जो आग की जो लपटें हैं वो उनको भी चपेट में ले लेती हैं। देखो फैलती लपटों की चपेट में आ जाने से खतरा बना है। घुमंत खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था कि ये घुमंत कृषि करें तो कहाँ कितना क्या लगान है वो भी निर्धारण नहीं हो रहा था। इसलिए सरकार ने घुमंत खेती पर रोक लगाने का फैसला कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन क्या कर दिया गया? विस्थापित कर दिया गया, यानी उनको जबरदस्ती विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, कुछ लोगों को अपना पेशा बदलना पड़ेगा, और कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध भी किया। कहने का मतलब आज की जो अपनी क्लास थी ये यहीं तक है। कहने का मतलब हम जो पढ़ रहे हैं यानी जंगल यानी वन्य जीव और उपनिवेशवाद, घुमंत कृषि के बारे में पढ़ा। इस क्लास में देखा कि घुमंत कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, घुमंत कृषि। ठीक है, इस घुमंत कृषि यूरोपीय लोगों को यानी यूरोपीय वनपालों को या अंग्रेजों को एक तरह से इससे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो आगे क्या होता है। तो आगे की क्लास के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।